अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्यू कंपेनियन। आज की इस वीडियो में हम पाक 522 का लेक्चर नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, 1962 एंड 1973 कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स 1947 और 1956 को देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था और देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखी थी। उसके बाद हमने असेंबली के फेडरलिज्म और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन और 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असेंबली डिसॉल्व की थी। उसके बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन केस और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। उसके बाद सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1955 ने वन यूनिट स्कीम के साथ काम किया और आखिरकार 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, जो कि 23 मार्च 1956 को नाफिज हो गया। अब सवाल ये है कि 1956 के इस पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खासियत थी और ये क्या सिर्फ इसमें ऐसा क्या मसला था कि सिर्फ ये 2.5 साल ही चला। 1962 को अयूब खान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था और क्यों नाकाम हुआ, और फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरह कौमी इत्तेफाक के साथ बनाया गया, उसकी क्या खसूसियात थी कि वो अब तक चल रहा है। आज का लेक्चर नंबर 15 इन्हीं 3 आइनों के तफसीली जायज़ा है, उनको आपस में मुकाबला है और उनकी कामयाबी और नाकामी के इसबाब को समझाता है। तो लेक्चर की पाकिस्तान की आइनी तारीख में 1956, 1962 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी अहमियत रखते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना, मगर जल्द ही मार्शल लॉ की भेंट चढ़ गया। फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान की प्रेसिडेंशियल सोच के तहत आया, मगर उसे भी कौमी मकबूलियत नहीं हुई। और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आज भी नाफिज है, कौमी कंसेसनेस, उसके बाद फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम और इस्लामी असूल के इम्तजाज की मिसाल थी। इस लेक्चर में हम 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। Overview of the Constitution of 1956. After gaining independence in 1947, यानी कि 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नाफिज हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 के जरिए बुनियादी असूल तय किए थे। फिर 1955 में वन यूनिट स्कीम के तहत वेस्ट पाकिस्तान के सूबे मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया, ताकि ईस्ट पाकिस्तान के साथ पैरिटी की जा सके। फिर प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली की क़यादत में असम्बली ने 29 फरवरी 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन पास किया और 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया और पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया था। यहाँ पर इसके सैलिएंट यानी कुछ नुमाया फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के, जिसमें पहला था इस्लामिक रिपब्लिक के। कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक करार दिया था। कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता था। इस्लामिक एडवाइजरी बोर्ड को क़याम किया गया, जो कि हुकूमत को इस्लामी मामलात में मशावरत देता था। अच्छा, आपने ये सारी इनके डिस्क्रिप्शन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये इसके फीचर्स के ना जो मेन पॉइंट्स हैं, इनको बस आपने जहन में रखना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप खुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक फेडरल निज़ाम अपनाया गया। ताकत मरकज़ यानी कि फेडरल ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में तकसीम हुई, अलबत्ता मरकज़ को ज़्यादा इख्तियारात हासिल थे। फिर हमारे पास थर्ड सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें था पार्लियामेंट्री सिस्टम क़याम किया गया। प्रेसिडेंशियल सेरेमनियल हेड ऑफ स्टेट द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट था, जो अपनी कैबिनेट के साथ नेशनल असम्बली के सामने जवाब देता, यानी गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के सामने अकाउंटेबल थी। फिर हमारे पास है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, सिर्फ एक आइन नेशनल असम्बली जो कि 300 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी। पायरिटी प्रिंसिपल्स के तहत 150 सीट्स के ईस्ट पाकिस्तान और 150 सीट्स वेस्ट पाकिस्तान को मिली थी। फिर है फंडामेंटल राइट्स, शहरियों को बुनियादी हुकूक दिए गए, आज़ादी इजहार, मज़हब, अंजुमन, उसके बाद मसावत, कानून के सामने जायदाद और ज़िंदगी की हिफाजत। फिर इंडिपेंडेंट जस्टिसरी है कि आज़ाद अदलिया की गारंटी दी गई। सुप्रीम कोर्ट को सबसे आला अदालती अथॉरिटी करार दिया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह और हिफाजत करता था। फिर नंबर 7 पे नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़बान माना गया। ये फैसला 1952 की लैंग्वेज मूवमेंट और पाकिस्तान ईस्ट के मुतालबात के मनाने का नतीजा था। फिर यहाँ पर अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि 21 ईयर से ऊपर के तमाम मर्द और औरतों को बराबर वोट देने का हक दिया गया। ये इंतखाबी निज़ाम जो कि जमहूरी बुनियाद देने वाली खसूसियत थी। तो आखिर ये आइन फेल क्यों हुआ? रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी पहली रीज़न थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1956 से 1958 के दरमियान बहुत से वज़ीर आज़म तब्दील हुए कई अरसे में, यानी कि इसने
इस नापायदारी ने कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन को नामुमकिन बना दिया था। नंबर 2 पे है वीक पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें कमज़ोर हो गई थी, मुस्तकिम नहीं थी और ज़ाती रकाबत और बदलते इतिहाद सियासत पर छा गए थे। नंबर 3 पर है ब्यूरोक्रेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, ब्यूरोक्रेसी और फौज ने सियासी मामलों में दखल दिया, सिविलियन हुकूमत इन्हीं पर ज़्यादा मुनहसर हो गई थी, जिससे वो अपनी ताकत बढ़ाती गई। उसी वजह से भी ये आइन फेल हो गया था। फेलियर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, असम्बली में हुकूमतों की जल्दी जल्दी तब्दीली, पार्टी डिसिप्लिन की कमी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और आवाम से आवाम का भरोसा उठा दिया था। इसी वजह से ये आइन भी फेल हुआ, ये भी एक रीज़न है। फिर नंबर 5 पर है रीजनल टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, पायरिटी के बावजूद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ये फीलिंग रही कि उन्हें सियासी और मुआशी तौर पर मैरिजनलाइज किया जा रहा है, यानी कि उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा। इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन 1958, अक्टूबर 1958 में प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा ने जनरल अयूब खान के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन मनसूख करके मार्शल लॉ लगा दिया था। बाद में अयूब खान ने मिर्ज़ा को हटाकर पूरी ताकत खुद संभाल ली थी और 1956 के आइन एकदम ख़त्म हो गया था। फिर हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1962, सैलिएंट फीचर्स एंड रीजंस ऑफ फॉर फेलियर। तो 1958 के मार्शल लॉ के बाद जनरल अयूब खान ने ब्रिटिश स्टाइल पार्लियामेंट्री सिस्टम को पाकिस्तान के लिए नामुनासिब करार दिया। ठीक है, उन्होंने 1959 में बेसिक डेमोक्रेसी का निज़ाम कायम किया और उसमें तकरीबन 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज बनाया गया। शहाबुद्दीन कमीशन के आइन का ड्राफ्ट तैयार करने का हुक्म दिया गया, मगर अयूब ने उसके डेमोक्रेटिक रिकमेंडेशंस को नज़रअंदाज करके अपनी प्रेसिडेंशियल सोच के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करवाया था और 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 को नाफिज हो गया था। ये डेट्स आप जहन में रखिएगा कि 8 जून 1962 को 1962 का कॉन्स्टिट्यूशनल नाफिज हुआ था। तो इसके जो फीचर्स थे उनमें पहला था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया। प्रेसिडेंट एक ही वक्त में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट था। वज़ीर आज़म की जगह एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट पास थी। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो प्रेसिडेंट को मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और हाई ऑफिशियल्स मुकर्रर करने की एक्सटेंसिव पावर थे। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह होते थे और ये एक मजबूत सेंट्रलाइज सिस्टम था। नंबर 3 पे है बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि तकरीबन 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स बीडीज मुंतखब हुए। ये जो डेमोक्रेट्स थे बीडीज सदर और असम्बलीज के मेंबर्स के इलेक्ट करते थे। अयूब के नज़दीक ये ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी थी, लेकिन क्रिटिक्स कहते थे कि ये डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन को ख़त्म करके सेंटर की ताकत बढ़ा रही थी। फिर नंबर 4 पे है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। नेशनल असम्बली 156 मेंबर पर मुश्तमिल थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से 78 और वेस्ट पाकिस्तान से 78 यानी कि पायरिटी बराबर रखी गई थी। फिर नंबर 5 पर है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट अडल्ट फ्रेंचाइज के बजाय असम्बली और प्रेसिडेंट के इलेक्शन बेसिक डेमोक्रेट्स करवाते थे। अवाम को सीधा किरदार ख़त्म हो गया था। नंबर 6 पे है लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में एक मुकम्मल फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, बाद में अपोजिशन और सिविल सोसाइटी के दबाव पर अमेंडमेंट के जरिए राइट्स शामिल किए गए थे। नंबर 7 है रोल ऑफ इस्लाम इन कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली। एक इस्लामिक एडवाइजरी कौंसिल क्याम की गई जो कि कवानीन के इस्लामी असूल के मुताबिक बनाने की तजवीज़ें देती थी। 1956 के मुताबिक ये जो मुकाबले में इस्लामी अहकाम को नुमाया करते थे। फिर नंबर 8 पे है नेशनल लैंग्वेज। उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया था 1956 के आइन के ही तरह। नंबर 9 पे है इंडिपेंडेंट जस्टिसरी। अदलिया की आज़ादी बरकरार रखी गई। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही यानी कि उसकी तशरीह की हिफाजत के लिए रखा गया था। इसकी भी ये भी फेल हो गया था, तो इसकी रीज़न देखते हैं। रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, द वन मैन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सबसे इसकी बड़ी वजह थी कि वन मैन पावर, कि सिर्फ एक बंदे के पास ही पावर होती है। पूरी ताकत प्रेसिडेंशियल के हाथ में थी। कैबिनेट, गवर्नर्स, जजेस को उन्हीं की मर्जी से लगते थे। नेशनल असम्बली पावरलेस थी। इससे सियासी महरूमी का एहसास बढ़ गया था। नंबर 2 पे है बेसिक डेमोक्रेसी बीडी सिस्टम। इनडायरेक्ट इलेक्शन ने आवाम को अपने लीडर्स को चुनाव से दूर कर दिया था। यह सिस्टम करप्शन और मैनिपुलेशन का जरिया बना। फिर नंबर 3 पर है ईस्ट पाकिस्तान सेंस ऑफ एलिनेशन। पायरिटी के बावजूद ईस्ट पाकिस्तान के सियासी और मुआशी गिले दूर नहीं हुए। मरकज़ और वेस्ट पाकिस्तानी एलाइट और मिलिट्री का कंट्रोल था। इसे एलिनेशन ने शेख मजबूर रहमान के 6 पॉइंट मूवमेंट को जन्म दिया, जो कि आगे चलकर ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी के बायस बन गया था। फिर नंबर 4 पर है सुपरसेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इब्तदाई तौर पर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ने सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई।
बाद में इजाज़त मिली मगर सख्त क़यूद के साथ। हेल्दी पॉलिटिकल डिबेट की जगह सड़क पर एहतजाजात आम हो गए थे। फिर नंबर 5 पर है 1965 वार एंड तशकेंत डिक्लेरेशन। 1956-1965 की इंडिया के साथ जंग में माशियात और हुकूमत की सूरत को कमज़ोर कर दिया था। तशकेंत डिक्लेरेशन को कई लोगों ने जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो डिप्लोमेटिक सरेंडर समझा, जिससे बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और वर्कर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। फिर नंबर 6 पर है प्रेसिडेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम एंड मिलिट्री प्रेशर। 1969 तक अयूब खान की सेहत खराब हो गई थी। अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्पीकर को पावर देने के बजाय उन्होंने ताकत आर्मी चीफ जनरल याहिया खान को दे दी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन मनसूख करके मार्शल लॉ लगा दिया था। तो हम देखते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की फीचर्स, सिग्निफिकेंस एंड कंटिन्यूड रेलेवेंस। तो हम देखते हैं फाइनल जो अभी तक हमारा आयन चल रहा है ये कैसे बना, इसके फीचर्स क्या थे और इसकी अहमियत क्या है। 1969 में अयूब खान के इस्तीफ़ा के बाद जनरल याहिया खान ने मार्शल लॉ लगाकर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO 1917 जारी कर दिया था। दिसंबर 1970 में पहली बार बराह रास्त आम इलेक्शन हुए। नतीजे में अवामी लीग जो कि ईस्ट पाकिस्तान और PPP वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान डेडलॉक, फिर सिविल वार और आखिरकार दिसंबर 97 में बांग्लादेश की अलहदगी। इसके बाद फौजी क़यादत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हवाला किया, जो पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट बने। भुट्टो की हुकूमत ने 1972 में इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए जो दायमी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करवाया, जो कि अभी तक लागू है। 12 अप्रैल 1973 को नेशनल असम्बली ने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया और 14 अगस्त 1973 यानी कि 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया। ये आज भी पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है। हम इसके की फीचर्स को देखते हैं। तो इसमें पहला फीचर था द फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया। आर्टिकल 19 के तहत एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट जो कि PM और फेडरल मिनिस्टर्स को पास है। और आर्टिकल 91 के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, नेशनल असम्बली से मुंतखब होते हैं। और आर्टिकल 41 के तहत प्रेसिडेंट ये जो सेरेमनियल हेड ऑफ स्टेट है, उसके बाद पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली के इलेक्टोरल जो है कॉलेज से मुंतखब होते थे। फिर नंबर 2 पे था फेडरल स्ट्रक्चर एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आर्टिकल 1 पाकिस्तान को फेडरल रिपब्लिक करार देता है। ताकत मरकज़ और सूबों के दरमियान फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो कि आर्टिकल 17+ 4th स्केड्यूल के जरिए तकसीम है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आर्टिकल 153 मरकज़ और सूबों के दरमियान तनाज़ात हल करने और कोऑर्डिनेशन के लिए कायम किया गया। फिर नंबर 3 पे है बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 असम्बलीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें पहली थी नेशनल असम्बली। आर्टिकल 51 के तहत आबादी की बुनियाद पर सीधा मुंतखब होती है, इसमें प्राइमरी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी रखती है। फिर सेनेट आर्टिकल 59 थी कि तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी देता है, छोटे सूबों को फेडरल लेजिस्लेशन में और बराबर की वाइस फ्राहम करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इस्लामिक प्रोविजंस। आर्टिकल 2 इस्लाम स्टेट रिलीजन है। आर्टिकल 2 to 7 सारे कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक लाए जाएंगे, कोई कानून इसके खिलाफ नहीं बन सकता। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी आर्टिकल 228 पार्लियामेंट को इस्लामी असूल के मुताबिक पर मशवरा देती है। और उसके बाद फेडरल शरीय कोर्ट आर्टिकल 203 कवानीन के इस्लामी इंजेक्शंस के ये जो आईने में परखती है। फिर नंबर 5 पर है हमारे पास नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पर पार्ट 2 आर्टिकल 828 में आम शहरियों को जो तफसीली फंडामेंटल राइट दिए गए, आज़ादी इजहार है, फिर मज़हब, अंजुमन, मसावत, कानून के सामने ज़िंदगी की आज़ादी, फिर हिफाजत है, गिरफ्तारी के खिलाफ सेफ गार्ड और इंसानी ये जो कर्मा की इस्तेहकाम है। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाते हैं इंडिपेंडेंट। ये आप देख लीजिएगा, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ, ये मैंने वही बता दी है। नंबर 6 पर है इंडिपेंडेंट जस्टिस यानी कि आज़ाद अदलिया। आर्टिकल 175 प्रोवाइड्स, ये जो आर्टिकल 175 है सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स को क़याम। आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट को ये जो मूली जस्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि फंडामेंटल राइट्स के मामलात में हासिल है। जस्टिफिकेट रिव्यू के ज़रिए अदालत कवानीन को हुकूमती अमल के आइन के साथ मुताबिकत यकीनी बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को आइन की हिफाजत के लिए बनाया गया था ताकि आइन में कोई छेड़छाड़ ना हो सके। तो नंबर 7 है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स।
अक़लियतों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन मजहबी अक़लियतों को अपने मज़हब पर अमल, तलीम और सकाफ़त के हकूक़ गारंटी देता है। स्टेट पर फ़र्ज़ है कि वो उनके जायज़ हकूक़ और मसले की हिफाजत करे। फिर हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट, नेशनल लैंग्वेज है। तो उर्दू कौमी ज़बान है और इंग्लिश ऑफिशियल मकसद के लिए जारी रहेगी। जब तक उर्दू को मुकम्मल तौर पर अपना ना लिया गया, सूबों को अपने इलाक़ाई ज़बानों को फ़रोग़ देने की इजाज़त है। फिर नंबर 9 पर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन रिटन है जो कि 12 पार्ट्स में है। इसमें 280 आर्टिकल हैं और 6 स्केजुअल्स पर मुश्तमिल है। एक जामिया दस्तावेज़ ये सुप्रीम लॉ है जो कि कई इदारों और ताकतों को मुतय्यन करता है और उन्हें सीमाबंद करता है। तो हम इसकी अभी अहमियत देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसेंसस। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेफाक से कबूल किया गया। इसमें कौमी इत्तेफाक ने इसे मजबूत जवाज़ात दिए। फिर नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के 1958 से 1973 तक मिलिट्री रूल के बाद 1973 के आइन ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वापसी लाई और नुमाइंदे इदारों को मजबूत किया। फिर हमारे नंबर 3 पर थी लॉन्गेविटी एंड स्टेबिलिटी। सेनेट और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई जैसे इदारों के जरिए छोटे सूबों को बराबर वाइस दिया गया। ये फेडरल हमारे ये जो हार्मनी है बरकरार रखता है। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो आज भी यही कॉन्स्टिट्यूशन हुकूमत का ढांचा, ताकत की तकसीम और शहरियों के हकूक़ की हिफाजत का ज़ामिन है। सियासी इख्तलाफात अब आइनी ढांचे में रहकर ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट रिजिड प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। अमेंडमेंट के लिए नेशनल असम्बलीज और सेनेट दोनों में 2/3 मेजॉरिटी दरकार है, इसलिए कोई हुकूमत आसानी से इसे बदल नहीं सकती। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं। तो इस लेक्चर में हमने यही देखा कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की पहली बार इस्लामिक रिपब्लिक बना। फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, 300 सीट्स यानी कि पायरिटी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, आज़ाद अदलिया, उर्दू और बंगाली कौमी ज़बान, अडल्ट फ्रेंचाइज, मगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कमज़ोर जमातें, फौजी ब्यूरोक्रेटी दखल, फिर ईस्ट और वेस्ट तनाव और 1958 का मार्शल लॉ इसे सिर्फ 2-2.5 साल में ही ख़त्म कर दिया। फिर आया 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। अयूब खान ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगाया जो कि इस वक्त यूके और यूएसए में भी चलता है। तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट दोनों था। बेसिक डेमोक्रेसी के ज़रिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस, यूनिकैमरल असेंबली, इब्तिदा में राइट्स कम और इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल, 1 मैन 1 रूल वाला सिस्टम था। फिर उसके बाद 1969 में ख़त्म कर दिया गया था और 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अब तक चल रहा है, तो ये हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था। तो स्टूडेंट यहीं तक था आज का लेक्चर। इस लेक्चर की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैंने इस फाइल में नोट कर दी हैं। ये कुछ पर्सनैलिटी के नेम है और ये कुछ पॉइंट्स हैं। आप ये फाइल डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इस सब्जेक्ट पाक 522 के पूरे हैंडआउट्स लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 15 तक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में लगाना मैं भूल गया तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सके, वहाँ से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यही तक था हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।